कोटा यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए हम सिलेबस देख रहे थे, तो हम लोगों ने फर्स्ट पेपर का तो देख लिया था। अब जो सेकंड पेपर है ज्योग्राफी का, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो सेकंड पेपर में भारत का भूगोल नाम से पेपर होता है आप लोगों का। तो उसमें यहाँ पर 5 इकाइयाँ आपको दिखाई दे रही है। तो इन पाँचों इकाई, ये जो पाँचों इकाई है, ये सारी सिलेबस में है आपके। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर सारे टॉपिकों को, कौन सा टॉपिक जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इकाई प्रथम जो है उसमें पहला टॉपिक है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थितिक महत्ता। इसका मतलब ये है, भारत के जो पड़ोसी देश है दक्षिण एशिया वाले, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, इनकी तुलनात्मक रूप से इनके हिसाब से तुलनात्मक रूप से भारत की स्थिति कैसी है। मतलब भारत के पड़ोसी देश जो है उनकी लोकेशन कहाँ, किस किस की कहाँ पर है भारत के पास में, और भारत का उन महत्व किस तरह से है इस क्षेत्र में, क्योंकि भारत की जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है और बाकी सारे देश छोटे छोटे हैं। तो इस कारण से भारत की जो लोकेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है इस एरिया में। तो इसको हम देखेंगे ये किस तरह से है। ठीक है, अगला है विभिन्नता में एकता। तो विभिन्नता में एकता का मतलब यह है, यहाँ पर भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, ठीक है, कल्चर, तो विभिन्न प्रकार की विभिन्नता बहुत अधिक है भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर है विभिन्नता में एकता। फिर भी भारत एक बना हुआ है, मतलब भारत में अभी भी एकता है, भारत टूटा नहीं, मतलब भारत छोटे छोटे भागों में नहीं बैठा। इसका क्या कारण है? ठीक है, मतलब भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नता है, जैसे भौगोलिक विभिन्नता है, कहीं पर पहाड़, कहीं पर पठार, कहीं पर रेगिस्तान है। ठीक है, आर्थिक विभिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नता है, ठीक है, जैसे धर्म, जाति वगैरह की। फिर भी भारत एक बना हुआ है। तो ये क्यों है विभिन्नता में एकता भारत में, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। ठीक है, अगला है उच्चावच। उच्चावच का मतलब है भारत के जो भौतिक प्रदेश है, ठीक है, भौतिक स्थलाकृति जो भारत की है वो कैसी है, कहाँ पर, ये चीज़ पढ़ेंगे। अफवाह के अंतर्गत हम भारत के जो नदी प्रणाली है, ठीक है, वो किस तरह से है उसके बारे में पढ़ेंगे। अफवाह तंत्र उसी को बोला जाता है। अरब सागर में बहने वाली नदी अलग है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो है उनका पैटर्न अलग है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट है जलवायु, भारतीय मानसून। तो जलवायु के अंतर्गत भारत में जो जलवायु है वो वैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, मानसूनी, एक तरह की मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, क्योंकि भारत में जो मानसून है उसका जलवायु में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जैसे जून के महीने में भारत में मानसून आता है, ये आप लोगों को पता है। तो मानसून जो है भारत की जलवायु को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। इस कारण से जलवायु जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भारतीय मानसून के बारे में विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो मृदा पढ़नी है, मृदा कहाँ पर, कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है और उसकी क्या क्या विशेषता है, और एक इसमें पढ़ना आपको वनस्पति एवं वन्यजीव। तो वनस्पति वन्यजीव में आप ये चीज़ें आएंगी, प्राकृतिक वनस्पति जो है उसके प्रकार हो गए, और जो वन्यजीव है वो कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख वन्यजीव, और उनके लिए सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए, जैसे अभ्यारण्य वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें अध्ययन करोगे। इकाई सेकंड जो है उसमें पहला है कृषि। तो कृषि के अंदर गेहूँ, चावल, गन्ना, चाय, कहवा, रबर एवं कपास, ये फसलें दी हुई है। इनका आपको अध्ययन करना है, इनकी भौगोलिक विशेषता है, मतलब इनके लिए भौगोलिक आवश्यकता क्या क्या है, किस प्रकार की जलवायु चाहिए, किस प्रकार की वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ोगे आप। इसके अलावा इनका उत्पादन पढ़ोगे आप, कहाँ पर किसका उत्पादन होता है, जैसे कौन सा राज्य में चावल ज़्यादा उत्पादन होता है, कौन से में गन्ना ज़्यादा उत्पादन होता है। इस तरह से आपको पढ़ना है कौन सी फसल का उत्पादन कहाँ पर कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट भारत के कृषि प्रदेश। इकाई सेकंड में भारत के कृषि प्रदेश टॉपिक है। इसमें आपको भारत के जो प्रमुख कृषि प्रदेश है उनका अध्ययन हम करेंगे। भाई भारत में कृषि जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से होती है, तो उसके हिसाब से कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया गया है, तो उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। हरित क्रांति, इसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर हम देखेंगे हरित क्रांति के पॉजिटिव क्या इसके लाभ मिले और क्या इसमें कमी रहेगी, इसमें मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़े या कमी रहेगी इसमें। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का वितरण, इसके अंतर्गत भारत के जो प्रमुख खनिज है उनका और ऊर्जा संसाधनों का वितरण, उत्पादन एवं संरक्षण, 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, खनिज की और ऊर्जा की। वितरण, उत्पादन एवं संरक्षण। वितरण मतलब कहाँ पर कौन सा खनिज निकाला जाता है, उत्पादन कितने टन, कितना क्या उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है, और संरक्षण मतलब ये लिमिटेड है, इनको हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि
इनका यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, इस कारण से ये ख़त्म होने के कगार पर है। तो इन्हें हम कैसे बचा सकते हैं, वो आ जाएगा संरक्षण में। इकाई तृतीय जो है उसमें है उद्योग। तो उद्योग के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र, कागज़, लुगदी, ठीक है, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, ये सारी चीज़ जो है हम जानते हैं इनके बारे में। तो इनके जो उद्योग है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उनकी अवस्थिति, वितरण एवं उत्पादन। अवस्थिति मतलब वो कहाँ पर लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं। वितरण, ठीक है, इसमें कौन से राज्य में है। और उत्पादन मतलब वो कितना उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है, कितने टन कर रहा है, ठीक है, कौन सा कारखाना कितना उत्पादन कर रहा है, चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं उद्योगों के अंदर। नेक्स्ट है भारत के औद्योगिक प्रदेश। तो भारत में औद्योगिक विकास जो हुआ वो कुछ ही स्थानों पर हुआ है, ठीक है। हर जिले में तो औद्योगिक विकास हुआ नहीं है, बहुत से जिलों में तो उद्योग है ही नहीं है। कुछ जिलों में उद्योग ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ नगर जो है उनके आसपास के इलाकों में उद्योग ज़्यादा है। तो इस कुछ औद्योगिक प्रदेश बन गए हैं भारत में, जैसे दिल्ली, गुड़गांव औद्योगिक प्रदेश हो गया, मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश हो गया। इस तरह से भारत के जो औद्योगिक प्रदेश है उनका अध्ययन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है परिवहन, स्थल, वायु एवं जल। तो परिवहन जो है 3 प्रकार का है, स्थल, वायु एवं जल परिवहन। तो 3 प्रकार का जो परिवहन है उसका आपको अलग अलग अध्ययन करना है। स्थल परिवहन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, ठीक है, इसका क्या लाभ है। इसी तरह वायु जल का भी आपको अध्ययन करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये भी भारत का संदर्भ में आपको पढ़ना है। मतलब भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन देशों से है, मतलब किन देशों से निर्यात होता है, किन देशों को भारत आयात करता है, ठीक है, ये आपको इसमें पढ़ना है। और कौन कौन सी वस्तु को, ठीक है, आयात निर्यात होता है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। इकाई चतुर्थ जो है इसमें पहला टॉपिक है जनसंख्या, वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण, नगरीय और नगरीकरण। ये चीज़ें आपको जनसंख्या के संबंध में पढ़नी है। जैसे जनसंख्या की वृद्धि कितनी है, जनसंख्या की वृद्धि मतलब जनसंख्या किस गति से बढ़ रही है, ठीक है, और कहाँ पर किस गति से बढ़ रही है, मतलब कौन से राज्य में तेज़ बढ़ रही है, कौन से में धीमी गति से बढ़ रही है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। वितरण में मतलब जनसंख्या किस राज्य में अधिक है, किस में कम है। जैसे यूपी है, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये राज्य जो है इनमें जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। कुछ राज्यों में जनसंख्या कम है, जैसे गोवा है, सिक्किम में, छोटे छोटे राज्य है, यहाँ पर जनसंख्या कम है। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या घनत्व, कहाँ पर सघन बसी हुई है, कहाँ पर विरल बसी हुई है, मतलब कहाँ पर कम एरिया में जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा एरिया लेकिन जनसंख्या में, जैसे राजस्थान में एरिया ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है, यूपी में एरिया कम है राजस्थान से लेकिन जनसंख्या राजस्थान से ज़्यादा है। तो ये आपको घनत्व के अंदर पढ़ना है, ठीक है। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, तो ग्रामीण नगरीय मतलब कितने परसेंट जनसंख्या जो है गाँवों में रहती है, कितने परसेंट नगरों में रहती है, ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में। और नगरीकरण, इसके नगरीकरण का मतलब है जो शहर है उनका विकास कहाँ पर कितना हुआ है। कुछ राज्यों में नगरीकरण ज़्यादा है और कुछ राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट का मतलब जनसंख्या एक तरह की समस्या बन गई है वर्तमान में। कैसे, जैसे जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है भारत की, तो इसे हम जनसंख्या विस्फोट बोल देते हैं, ठीक है, अत्यधिक वृद्धि होती है जनसंख्या, उसको जनसंख्या विस्फोट बोल देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट क्यों हुआ, अचानक से तेज़ी से जनसंख्या क्यों बढ़ी, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के ऊपर। भारत क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी तो गरीबी, बेरोजगारी, ये समस्या रहेगी, लोग भूखे मरेंगे, खाने पीने की समस्या रहेगी, ठीक है, तो कई तरह की समस्याएं पैदा होगी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम कैसे रोक सकते हैं जनसंख्या विस्फोट को, भाई कौन से उपाय किया जाए जिससे जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या संबंधी समस्याएं, ठीक है, इसमें जनसंख्या विस्फोट तो समस्या है ही अपने आप में, लेकिन और भी जनसंख्या से जुड़ी समस्या है, जैसे लिंगानुपात कम होता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो होती है उनको लोग पैदा होने से पहले ही मार देते हैं या फिर पैदा होने के बाद मार देते हैं। तो ये लिंगानुपात बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, ठीक है, लिंगानुपात कम होता जा रहा है। इसके अलावा जो नीति है, नियोजन है, ये भी आपको पढ़ना है, जनसंख्या नीति, ठीक है। जनसंख्या नीति क्या होती है, जनसंख्या को लेकर जो नीति बनाई जाती है, जैसे जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो इसको रोकने के लिए कानूनी प्रावधान कर दिए गए, एक जनसंख्या नीति बना दी गई अलग से, तो वो हो गई जनसंख्या नीति। और उसमें सारे प्रावधान कर देते हैं, भाई कितना महिला मृत्यु दर है, कितना शिशु मृत्यु दर है, ये सारी चीज़ जो है इनको कैसे रोके, तो ये सारे प्रावधान जो है जनसंख्या नीतियों में होते हैं। और नियोजन में भी यही आएगा, ठीक है, नीति और नियोजन वो दोनों एक साथ ही आते हैं। समसामयिक मुद्दे हैं लास्ट इकाई में, इकाई 5वीं जो है उसमें समसामयिक मुद्दे, मतलब करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं वर्तमान जो मुद्दे हैं करंट अफेयर्स, उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो भारत के भूगोल से जुड़े हुए हैं। जैसे प्रादेशिक भिन्नता है, प्रादेशिक भिन्नता है मतलब भारत के जो अलग अलग प्रदेश हैं, मतलब अलग अलग राज्य जो है उनमें डिफरेंस है,
कुछ राज्य अधिक विकसित है, कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी विभिन्नताएं पढ़नी, विभिन्नताएं कितनी है और ये वो क्यों है, ठीक है। विभिन्नता का कारण क्या क्या है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये राज्य है क्या है, बहुत विकसित राज्य है। हरियाणा, पंजाब है, ये राज्य क्या है, बहुत विकसित है, ठीक है। जबकि यूपी, बिहार है, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये राज्य क्या है, पिछड़े हुए राज्य, उड़ीसा, ये सारे पिछड़े हुए राज्य है। तो ये प्रादेशिक भिन्नता है जो क्यों है, इसके क्या कारण है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे प्रादेशिक भिन्नता में। नेक्स्ट है गरीबी। गरीबी आप सब लोग जानते हो गरीबी क्या होती है, तो गरीबी की भारत में क्या कारण है, ठीक है। इसे हम गरीबी को हम कैसे रोक सकते हैं, ये चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। वैश्वीकरण का मतलब है, वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब ये है विश्व के लोग जो दूसरे देश है उनसे जुड़ाव। ये जुड़ाव कैसा हो सकता है, तो सांस्कृतिक हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें वहाँ से आ रही है यहाँ पर, यहाँ की चीज़ें वहाँ खा रहे हैं लोग, वहाँ की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इकोनॉमिक हो सकता है, आयात निर्यात हो रहा है बहुत ज़्यादा, अमेरिका से भारत सामान मंगा रहा है और उसको बेच रहा है, चीन को बेच रहा है, ठीक है। इस तरह से आयात निर्यात कर रहा है, कुछ चीज़ें वहाँ से मंगा रहा है, कुछ चीज़ें दूसरे देशों को बेचता है भारत, तो ये आयात निर्यात हो गया, सांस्कृतिक लेन देन हो गया, ठीक है। लोग घूमने जा रहे हैं यहाँ पर, वहाँ की कल्चर देख के आ रहे हैं, कुछ चीज़ वहाँ से सीख रहे हैं, वहाँ की म्यूज़िक जो है, हम बस हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है। लोग अब पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा क्या इंडिया में थोड़ी बनता था पहले, पिज़्ज़ा जो है अमेरिका का कल्चर है, वहाँ से आया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो है वैश्वीकरण से जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब विश्व का जो एकीकरण हो रहा है, पूरा विश्व के जो देश है आपस में एक दूसरे से लगातार जुड़ते जा रहे हैं, तो ये वैश्वीकरण हो गया। तो वैश्वीकरण के क्या कारण है भाई, वैश्वीकरण जो है वो क्यों हो रहा है, ठीक है, और उसके क्या 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 प्रभाव पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के अंतर्गत। अगला टॉपिक है पर्यावरण पर विकास का प्रभाव। तो पर्यावरण पर विकास का प्रभाव मतलब, विकास का मतलब है जब हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे रोड बना रहे हैं, ठीक है, स्कूल बना दिए, खनन कर रहे हैं, हम खनिज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है विकास के लिए हम ये सारे काम करते हैं, बड़े बड़े बांध बना दिए, तो ये सारे काम हम विकास के लिए कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन ये है इनका पर्यावरण के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ये सारे काम हम जो कर रहे हैं इनका पर्यावरण के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो भारत में कहाँ कहाँ पर पर्यावरण पर विकास का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। भारत का जो पर्यावरण है उसके ऊपर विकास का क्या प्रभाव पड़ा, जैसे आपने उत्तराखंड में 5-6 साल पहले क्या हुआ था, भारी बाढ़ आ गई थी, उसमें काफ़ी लोग जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ पे केदारनाथ में काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उसका क्या कारण था, उसका कारण यही था क्योंकि वहाँ पे जो है विकास के नाम पर क्या किया, वहाँ पर लोग जो है पहाड़ी इलाकों में जाके लोग बस के, वहाँ पर जो पानी जो है उस पानी निकासी थी पानी की, नदियों की, वो अवरुद्ध हो गई, ठीक है। इस कारण से वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन गई थी, ठीक है। सामाजिक जातीय तनाव। सामाजिक जातीय तनाव का मतलब है सामाजिक के अंदर तो जो धार्मिक मुद्दे हैं उनको लेकर कई बार आपस में भारत में समाज में टकराव हो जाता है, जाति और धर्म को लेकर। तो ये सामाजिक जातीय मुद्दे इसमें आएंगे, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपस में दो जातियों के बीच या लेकर मनमुटाव होता है, दो धर्मों के बीच, हिंदू मुस्लिमों के बीच में या सिखों से, ठीक है। इस तरह से आपस में आपसी मनमुटाव बना हुआ भारत में। तो ये क्या है, करंट में चलते रहते हैं ऐसे मुद्दे, तो इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है लिंग भेद एवं महिला सशक्तिकरण। तो लिंग भेद का मतलब है पुरलिंग मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग मतलब महिला, दोनों के बीच में भेदभाव है। ये आप लोगों को पता ही है अच्छी तरह कि भेदभाव किस तरह से होता है। आप घर पे भी देखते हो, गाँव में भी देखते हो, और जो सारा समाज है, ये देश है, आप हर जगह भेदभाव देखोगे स्त्री और पुरुष के बीच, ठीक है। तो ये क्यों है, ठीक है, इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कैसे महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं, महिलाओं को मजबूत हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये ये टॉपिक है सिलेबस में सारे, इनका आपको अध्ययन करना है, ठीक है। वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।